नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स की है जिनका नाम ज्ञान शंकर है। तो चलिए अब यह कहानी ज्ञान शंकर जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हाई पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञान शंकर है और मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और ये बात तो आप सब जानते ही हैं कि हम ट्रक वालों की जिंदगी कैसी होती है। हमारी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा पहियों पर ही गुजरता है। कभी इस शहर तो कभी उस शहर, कभी एक राज्य से दूसरे राज्य का लंबा सफर तय करना हमारी नियति है। दिन और रात का फर्क हम भूल जाते हैं और सड़क ही हमारा घर बन जाती है। लेकिन दोस्तों, ये सड़कें जितनी सीधी दिखती हैं उतनी होती नहीं हैं। इन पर सिर्फ गाड़ियां ही नहीं चलती, बल्कि कुछ ऐसी अनकही कहानियां और अनदेखी शक्तियां भी सफर करती हैं जिनका सामना अगर हो जाए तो इंसान की रूह तक कांप जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक ऐसा भयानक हादसा जिसने न सिर्फ मेरी जिंदगी को बल्कि मेरी सोच को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पहले मैं भी भूत प्रेत और आत्माओं की बातों को हंसी में उड़ा दिया करता था, उन्हें लोगों का वहम समझता था। पर उस रात के बाद मैं समझ गया कि हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती। कुछ हकीकतें ऐसी भी होती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है, पर वो होती हैं। यह घटना आज से कुछ साल पहले की है। मुझे लखनऊ से वडोदरा के लिए सामान की एक खेप लेकर जानी थी और फिर वहां से माल लोड करके वापस मुरादाबाद लौटना था। सफर लंबा था और मेरे साथ मेरे ही गांव का एक लड़का कुणाल भी था। कुणाल नया नया इस काम में आया था, जोश से भरा हुआ, दुनिया देखने की चाहत रखने वाला नौजवान। उसे लगता था कि ट्रक ड्राइविंग की जिंदगी बड़ी रोमांचक होती है। हर दिन एक नया शहर, नए लोग। वो मेरे साथ इस लंबे सफर पर इसीलिए आया था ताकि काम भी सीख ले और घूम भी ले। मैंने उसे बहुत समझाया कि बेटा, यह काम दूर से जितना अच्छा लगता है उतना है नहीं, पर वो नहीं माना। उसकी जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। हमने लखनऊ से अपना सफर शुरू किया। दिन का वक्त था, सड़क पर गाड़ियों की आवाज आई थी और हम अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। कुणाल खिड़की से बाहर के नजारे देख रहा था और तरह तरह के सवाल पूछ रहा था। मैं भी उसके सवालों का जवाब देते हुए मुस्कुरा रहा था। उसका बचपना देखकर मुझे अच्छा लग रहा था। दिन भर का सफर तो हंसी मजाक में कट गया। शाम ढलने लगी थी और हमने एक ढाबे पर ट्रक रोका। वहां हमने खाना खाया, चाय पी और थोड़ा आराम किया। ढाबे का मालिक एक बुजुर्ग सरदार जी थे जो मुझे पहले से जानते थे। उन्होंने मुझे देखा तो पास आकर बैठ गए। और ज्ञान शंकर भाई, कहाँ की तैयारी है? उन्होंने अपनी भारी आवाज में पूछा। मैंने बताया, वडोदरा जा रहा हूं सरदार जी, और फिर वापसी मुरादाबाद की है। उन्होंने कुणाल की तरफ देखकर पूछा, और ये नौजवान कौन है? ये हमारे गांव का लड़का है कुणाल, काम सीखने आया है। सरदार जी ने कुणाल के सिर पर हाथ फेरा और फिर मेरी तरफ देखकर गंभीर हो गए। ज्ञान शंकर, रात का सफर है, ध्यान से जाना। और एक बात मेरी गांठ बांध लेना, रास्ते में चाहे कोई भी मिले, कितना भी मजबूर दिखे, गाड़ी मत रोकना, खासकर जब तुम राजस्थान की सीमा में। क्यों सरदार जी, सब खैरियत तो है? वो धीमी आवाज में बोले। माहौल ठीक नहीं है बेटा। आजकल इन सड़कों पर रात में अजीब अजीब बातें सुनने को मिल रही हैं। कहते हैं कोई भटकती हुई आत्माएं हैं जो रात के मुसाफिरों को अपना शिकार बनाती हैं। तुम तो जानते हो ये बातें यूं ही नहीं बनती। कुणाल हमारी बातें सुन रहा था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो इन बातों को मजाक समझ रहा हो। मैंने सरदार जी को तसल्ली दी। आप चिंता ना करें सरदार जी, हमें तो इन सड़कों की आदत है और वैसे भी मैं इन बातों पर ज्यादा यकीन नहीं करता। सरदार जी ने एक गहरी सांस ली और बोले, यकीन न करना अच्छी बात है, पर सावधानी बरतना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बस मेरी बात याद रखना। हम वहां से निकल पड़े। रात गहरा चुकी थी। हाईवे पर अब गाड़ियों की संख्या कम हो गई थी। चारों तरफ घना अंधेरा था और हमारे ट्रक की हेडलाइट्स उस अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। कुणाल अब चुप था। शायद सरदार जी की बातों का उस पर थोड़ा असर हुआ था। माहौल की खामोशी को तोड़ते हुए वो बोला, उस्ताद, क्या सच में भूत होते हैं? मैंने हंसकर कहा, अरे नहीं पगले, ये सब कहने की बातें हैं। लोगों ने कहानियां बना रखी हैं डराने के लिए।
तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो। पर सच तो यह था कि सरदार जी की बातों ने मेरे दिल में भी एक छोटी सी बेचैनी पैदा कर दी थी। मैंने सोचा कि कुणाल का मन बहलाने के लिए और उसे यह समझाने के लिए कि क्यों रात में अनजान लोगों के लिए गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए, मैं उसे अपने साथ हुए एक पुराने हादसे के बारे में बताऊं। एक ऐसा हादसा जिसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मैंने कुणाल से कहा, कुणाल, तुम पूछते हो ना कि भूत होते हैं या नहीं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी नहीं है, मेरी अपनी जिंदगी की हकीकत है। पिछले साल मेरे साथ एक ऐसा वाकया हुआ था जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। कुणाल मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे। मैंने एक गहरी सांस ली, स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसे उस भयानक रात की कहानी सुनानी शुरू की जिसने मुझे यह सिखाया था कि इस दुनिया में ऐसी चीजें भी मौजूद हैं जो हमारी समझ से परे हैं। बात पिछले साल की है, मैंने कहना शुरू किया। मैं अकेला ही दिल्ली से जयपुर के लिए निकला था। रात का वक्त था और मौसम बहुत खराब था। मेरा गला सूख रहा था। उस कहानी को दोबारा जीना मेरे लिए आसान नहीं था, पर मुझे कुणाल को समझाना था। मुझे उसे उस खतरे से आगाह करना था जो इन सुनसान सड़कों पर रात के अंधेरे में हमारा इंतजार कर रहा हो सकता है। मुझे नहीं पता था कि जिस कहानी को मैं उसे सिर्फ एक नसीहत देने के लिए सुना रहा था, वो कहानी हमारी इस यात्रा की भूमिका बन जाएगी और हम खुद एक ऐसी ही भयानक हकीकत का हिस्सा बनने वाले थे। मैंने कुणाल की तरफ देखा, जो पूरी एकाग्रता से मेरी बात सुनने का इंतजार कर रहा था। मैंने ट्रक की रफ्तार थोड़ी कम की और उस भयानक रात को याद करते हुए बोलना शुरू किया। बात पिछले साल सर्दियों की है। मैं दिल्ली से जयपुर के लिए माल लेकर निकला था। रात के करीब 11 बज रहे होंगे और अचानक मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया। तेज हवा के साथ बारिश होने लगी, इतनी तेज कि वाइपर चलाने के बाद भी सामने का रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, मीलों तक कोई दूसरी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। मुझे बस जल्दी से जयपुर पहुंचकर माल उतारना था और आराम करना था। मैं अभी हरियाणा राजस्थान बॉर्डर के पास ही पहुंचा था कि सड़क के किनारे मुझे कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। बारिश की वजह से साफ नजर नहीं आ रहा था, पर इतना समझ आ रहा था कि एक आदमी, एक औरत और उनके साथ एक छोटा बच्चा था। वो आदमी बार बार हाथ देकर रुकने का इशारा कर रहा था। एक पल के लिए मेरे मन में सरदार जी जैसी ही किसी की कहीं बात आई कि रात में अनजान लोगों के लिए गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए। पर फिर मैंने उस परिवार को देखा, बारिश में पूरी तरह भीगे हुए, साथ में एक छोटा बच्चा। मेरा दिल पसीज गया। मैंने सोचा, इस तूफानी रात में अगर मैंने इनकी मदद नहीं की तो ये लोग कहाँ जाएंगे। ये सोचकर मैंने ट्रक को थोड़ा आगे ले जाकर रोक दिया। मैंने खिड़की का शीशा नीचे किया और उस आदमी ने दौड़कर मेरे पास आकर कहा, भाई साहब, बहुत मेहरबानी होगी, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, आगे गांव तक छोड़ देंगे तो आपका एहसान रहेगा। बच्चा बहुत छोटा है, ठंड से कांप रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, उसकी पत्नी अपने बच्चे को सीने से चिपकाए खड़ी थी, ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, ठीक है, आ जाइए, बैठ जाइए। वो तीनों जल्दी से ट्रक में बैठ गए। वो आदमी मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गया और उसकी पत्नी बच्चे को लेकर उसके बगल में सिमट कर बैठ गई। मैंने ट्रक आगे बढ़ा दिया। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कि उनकी गाड़ी कहाँ खराब हुई, पर उस आदमी ने बस इतना कहा कि पीछे रह गई। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। ट्रक के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। बस बारिश और वाइपर की आवाज आ रही थी। मुझे कुछ अजीब लगने लगा। ट्रक के केबिन में अचानक एक अजीब सी बदबू फैल गई, जैसे किसी चीज के सड़ने की बदबू हो। मैंने सोचा शायद बारिश में भीगने की वजह से उनके कपड़ों से आ रही होगी। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए पूछा, भाई साहब, बच्चे का क्या नाम है? उस आदमी ने बिना मेरी तरफ देखे बस सामने देखते हुए कहा, उसे अब किसी नाम की जरूरत नहीं है। उसका जवाब सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा। ये कैसा जवाब था? मैंने सोचा शायद परेशानी में है इसलिए ऐसा बोल रहा है, पर मेरा दिल अब बुरी तरह घबराने लगा था। मैंने कनखियों से उस औरत की तरफ देखा। वो अभी भी पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी थी, बच्चे को सीने से लगाए हुए। उस बच्चे की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी, न रोने की न हंसने की। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई गुड़िया हो। तभी आसमान में जोर से बिजली कड़की। एक पल के लिए ट्रक के केबिन में उजाला हुआ और मेरी नजर साइड वाले शीशे पर पड़ी। शीशे में मुझे जो दिखा उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। शीशे में उस औरत का जो अक्स दिख रहा था
उसका सिर पीछे से पूरी तरह कुचला हुआ था, जैसे किसी भयानक एक्सीडेंट में हुआ हो। खून और मांस का लोथड़ा उसके बालों से चिपक गया था। मैंने डर के मारे झटके से अपनी गर्दन घुमाकर सीधे उस औरत की तरफ देखा। वो बिल्कुल सामान्य बैठी थी, जैसी पहले थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया। मुझे लगा कि यह मेरा वहम है, शायद मैंने अंधेरे और बिजली की चमक में कुछ गलत देख लिया। पर मेरे दिल की धड़कन किसी अनहोनी की आशंका से बहुत तेज हो गई थी। मैंने हिम्मत करके उस आदमी की तरफ देखा। वो अभी भी सड़क को घूर रहा था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, बिल्कुल खाली। तभी वो आदमी मेरी तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। वो बोला, क्या हुआ भाई साहब, डर गए? उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। वो आवाज बहुत गहरी और डरावनी थी, जैसे किसी कुएं से आ रही हो। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, जो मेरे बगल में ही डैशबोर्ड पर रखे एक छोटे से बस्ते की तरफ जा रहा था। वो बस्ता मुझे मेरे गुरुजी ने दिया था। वो हमेशा कहते थे कि इसे अपने साथ रखना, ये हर मुसीबत से तेरी रक्षा करेगा। उस बस्ते में हनुमान चालीसा और कुछ भभूत थी। जैसे ही उस आदमी का हाथ मेरे बस्ते के करीब पहुंचा, बस्ते में से एक हल्की सी नीली रोशनी निकली और उसका हाथ झटके से पीछे हो गया, जैसे उसे करंट लगा हो। अब मुझे यकीन हो गया था कि ये लोग इंसान नहीं हैं, ये कोई और ही चीज है। मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। स्टीयरिंग व्हील पर से मेरी पकड़ छूटने लगी थी। तभी वो औरत अपनी जगह से हिली। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा, हे भगवान, उसका चेहरा अब वो चेहरा नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उनमें पुतलियां नहीं थीं। उसके कुचले हुए सिर से अब सच में खून रिसने लगा था। और वो बच्चा भी अब उस औरत की गोद से उठकर खड़ा हो गया था। उसका शरीर भी जगह जगह से कटा फटा था। वो तीनों अब अपने असली रूप में आ चुके थे। वो उस परिवार की आत्माएं थीं जो शायद उसी सड़क पर किसी हादसे का शिकार हुई थीं। वो आदमी भयानक आवाज में हंसने लगा और बोला, हमें आगे वाले गांव तक नहीं जाना है, हमें तो बस एक साथी चाहिए था और आज वो साथी तुम बनोगे। ये कहते ही उसने मेरे स्टीयरिंग व्हील पर झपट्टा मारा। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग को पकड़े रखा। वो औरत और बच्चा मेरे ऊपर झपटने लगे। मैं चिल्ला रहा था, भगवान को याद कर रहा था, पर मेरी आवाज उस तूफान में दबकर रह गई थी। उनकी ताकत के आगे मैं ज्यादा देर टिक नहीं पाया। ट्रक मेरे नियंत्रण से बाहर हो गया। सड़क के किनारे लगी लोहे की रेलिंग को तोड़ता हुआ हमारा ट्रक एक गहरी खाई में गिर गया। मुझे बस इतना याद है कि गिरने से पहले मैंने अपने गुरु का दिया हुआ वो बस्ता अपने सीने से लगा लिया था। उसके बाद अंधेरा छा गया। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं ट्रक के टूटे हुए केबिन में फंसा हुआ था। मेरे पूरे शरीर में दर्द था, पर हैरानी की बात यह थी कि मुझे कोई गहरी चोट नहीं आई थी, बस कुछ मामूली खरोंचें थीं। ट्रक का हाल देखकर कोई भी कह सकता था कि इसमें बैठे किसी भी इंसान का बचना नामुमकिन था। मेरा ट्रक कबाड़ बन चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बच गया। तभी मेरी नजर अपने सीने पर पड़े उस बस्ते पर गई। मुझे यकीन हो गया कि आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ इसी बस्ते की वजह से। मैं किसी तरह टूटे हुए दरवाजे से बाहर निकला। चारों तरफ सुनसान था। मुझे मदद के लिए चिल्लाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी मुझे एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। एक गांव का कुत्ता खाई के किनारे खड़ा होकर लगातार भौंक रहा था। उसकी आवाज सुनकर पास के गांव के कुछ लोग वहां आए। उन्होंने मुझे देखा और रस्सी की मदद से मुझे ऊपर खींचा। गांव वालों ने बताया कि उस सड़क पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। कुछ साल पहले एक परिवार का बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें पति पत्नी और बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई थी। लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा आज भी उस सड़क पर भटकती है और रात के मुसाफिरों से लिफ्ट मांगती है। जिसने लिफ्ट दी वो या तो मारा जाता है या पागल हो जाता है। मैं उन लोगों में से था जो किस्मत से बच गया था, पर उस हादसे ने मेरे मन पर एक गहरा डर बिठा दिया था। मैंने अपनी कहानी खत्म की और एक लंबी सांस ली। कुणाल का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। वो एक तक सामने अंधेरी सड़क को देख रहा था, जैसे उसे भी वहां कोई खड़ा हुआ नजर आ रहा हो। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, इसीलिए कहता हूं बेटा, हर किसी की मदद करने के लिए गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए। हमें नहीं पता कि इंसान के रूप में कौन स्वर कर रहा है। कुणाल ने बस धीरे से सिर हिलाया। अब हमारे ट्रक में एक अजीब सी खामोशी पसर गई थी। मेरी कहानी ने माहौल को और भी ज्यादा बोझिल और डरावना बना दिया था। हम दोनों चुपचाप आगे बढ़ते रहे, पर हम दोनों के दिल में एक अनजाना सा डर बैठ गया था और हमें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था
कि यह डर बहुत जल्द एक भयानक हकीकत में बदलने वाला था। मेरी कहानी सुनने के बाद कुणाल बिल्कुल चुप हो गया था। जो लड़का सफर की शुरुआत में चहक रहा था, अब उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। वो बार बार खिड़की से बाहर अंधेरे में ऐसे देख रहा था जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया था कि मुझे खुद भी अब अजीब सा लगने लगा था। मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। अरे डर मत, वो पुरानी बात हो गई। अब हमारे साथ गुरुजी का आशीर्वाद है, कुछ नहीं होगा। पर मेरी अपनी आवाज में भी वो भरोसा नहीं था जो मैं जताना चाह रहा था। हम लगातार चलते रहे। रात के करीब 2 बज चुके थे। हम राजस्थान की सीमा में दाखिल हो चुके थे। यहाँ के हाईवे और भी ज्यादा सुनसान और वीरान थे। दूर दूर तक कोई गांव या ढाबा नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ सिर्फ बंजर जमीन और कंटीली झाड़ियां थीं। चांदनी रात थी, पर वो चांद की रोशनी भी उस वीराने को और डरावना बना रही थी। तभी कुणाल बेचैनी से अपनी जगह पर हिला और बोला, उस्ताद, गाड़ी रोकनी पड़ेगी, शौच के लिए जाना है। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। रुकने के लिए कोई सही जगह नहीं दिख रही थी, पर उसकी मजबूरी भी मैं समझ रहा था। मैंने कहा, ठीक है, थोड़ा आगे कहीं देखकर रोकता हूं। लगभग 5-7 किलोमीटर चलने के बाद सड़क के किनारे थोड़ी खुली जगह दिखी। मैंने ट्रक को साइड में लगा दिया और इंजन बंद कर दिया। इंजन के बंद होते ही एक भयानक सन्नाटा छा गया। सिर्फ झींगुरों की आवाज उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। कुणाल दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और सड़क से थोड़ा हटकर झाड़ियों की तरफ चला गया। मैं ड्राइवर सीट पर बैठा उसका इंतजार करने लगा। मैंने सिगरेट सुलगाई और एक गहरा कश खींचा। मैं अपने मन से उस पुरानी घटना के ख्यालों को निकालने की कोशिश कर रहा था, पर वो यादें किसी जोंक की तरह मेरे दिमाग से चिपकी हुई थीं। तभी मुझे एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, सोचा कि कोई आवारा कुत्ता होगा, पर वो कुत्ता लगातार भौंके जा रहा था और उसकी आवाज नजदीक आती जा रही थी। कुछ ही देर में एक काले रंग का दुबला पतला कुत्ता हमारे ट्रक के पास आकर खड़ा हो गया। अजीब बात यह थी कि वो किसी और दिशा में नहीं, बल्कि सीधा मेरे ड्राइवर साइड के दरवाजे की तरफ देखकर भौंक रहा था। उसका भौंकना सामान्य नहीं था। वो गुस्से में नहीं, बल्कि डर और चेतावनी के मिले जुले भाव से भौंक रहा था, जैसे वो मुझे किसी चीज से आगाह करने की कोशिश कर रहा हो। उसकी पूंछ दोनों टांगों के बीच दबी हुई थी और वो बीच बीच में गुर्रा भी रहा था। मुझे उसका इस तरह भौंकना बहुत अजीब लगा। मैंने सोचा कि शायद वो मुझे देखकर डर रहा है। मैंने उसे भगाने के लिए शीशे पर हाथ मारा, पर वो टस से मस नहीं हुआ। वो बस लगातार मेरी तरफ देखकर भौंके जा रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में अजीब तरह से चमक रही थीं। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मेरे दिल में फिर से वही बेचैनी होने लगी। मैंने सोचा कि कुणाल को आवाज दूं, पर तभी उस कुत्ते ने अचानक भौंकना बंद कर दिया। वो एक तक मेरे दरवाजे को घूरने लगा और फिर दर्द भरी आवाज में कराहते हुए पीछे हटा और दुम दबाकर अंधेरे में भाग गया। उसके इस तरह अचानक भाग जाने से मैं और भी ज्यादा घबरा गया। ऐसा लगा जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिससे वो बुरी तरह डर गया हो। मेरा माथा ठनका। मैंने अपनी सीट पर बैठे बैठे ही चारों तरफ देखने की कोशिश की, पर मुझे कुछ भी असामान्य नजर नहीं आया। मैं सोच ही रहा था कि आखिर बात क्या है कि तभी मुझे अपने साइड मिरर में कुछ हलचल महसूस हुई। मैंने शीशे में देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाई और शीशे में जो मंजर मैंने देखा उसे देखकर मेरे हल्का से चीख तक नहीं निकली। मेरा खून जम गया और सांसें अटक गईं। ड्राइविंग सीट पर जहां मैं बैठा था, ठीक उसी जगह पर एक और शख्स बैठा हुआ था और वो शख्स हूबहू मेरी तरह दिख रहा था। वही कदकाठी, वही कपड़े जो मैंने पहन रखे थे, पर उसका चेहरा, हे भगवान, उसका चेहरा बुरी तरह जख्मी था। उसका माथा फटा हुआ था, एक आंख सूजकर बंद थी और चेहरे पर जगह जगह गहरे घाव थे जिनसे ताजा खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी किसी भयानक एक्सीडेंट से गुजरा हो। वो मेरा ही एक घायल रूप था। उसने अपनी सूनी और बेजान आंखों से शीशे में मुझे घूर कर देखा और उसके होंठों पर एक हल्की डरावनी मुस्कान फैल गई। मैं अपनी ही सीट पर बैठे अपने उस भयानक हमशक्ल को देखकर पत्थर बन गया था। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मैं हिलना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, पर मेरे शरीर के किसी भी हिस्से में कोई हरकत नहीं हो रही थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। मैं अपनी आंखों से अपने ही प्रेत को अपनी जगह पर बैठे हुए देख रहा था। तभी झाड़ियों की तरफ से कुणाल वापस आता हुआ दिखाई दिया। वो अपनी पैंट ठीक करते हुए ट्रक की तरफ बढ़ रहा था। मैं उसे आवाज देना चाहता था, उसे रुकने के लिए कहना चाहता था,
पर मेरी जबान मेरा साथ नहीं दे रही थी। कुणाल ट्रक के पास आया और उसने अपने साइड का दरवाजा खोला। वो अंदर बैठने ही वाला था कि उसने मेरी तरफ देखा। मेरे चेहरे का रंग उड़ा हुआ देखकर वो चौंका। क्या हुआ उस्ताद, आप ठीक तो हैं? आपका चेहरा इतना सफेद क्यों पड़ गया है? मैंने कांपती हुई उंगली से अपनी सीट की तरफ इशारा करने की कोशिश की, जहां वो भयानक साया अभी भी बैठा हुआ था। कुणाल ने मेरी नजर का पीछा करते हुए ड्राइवर सीट की तरफ देखा। उसने एक पल के लिए देखा, फिर दोबारा देखा और फिर हैरानी से मेरी तरफ मुड़कर बोला, क्या है उस्ताद, वहां तो कुछ भी नहीं है, आप ही तो बैठे हैं। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। क्या उसे वो नहीं दिख रहा था? मैंने अपनी आंखें फाड़कर दोबारा देखा। वो अभी भी वहीं था, मुझे ही घूर रहा था। उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई थी, जैसे वो कुणाल की नासमझी पर हंस रहा हो। अब मैं समझ गया, ये जो भी था, ये सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा था। ये साया, ये प्रेत, ये मेरे लिए आया था। मेरी हालत देखकर कुणाल भी घबरा गया। वो जल्दी से ट्रक में चढ़ा और मुझे झिंझोड़ते हुए बोला, उस्ताद क्या हुआ, बोलिए तो सही, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? मेरे मुंह से बस कुछ अस्पष्ट शब्द निकले। वो बैठा है मेरी जगह पर। कुणाल ने फिर से देखा और बोला, कौन बैठा है उस्ताद? मुझे कुछ नहीं दिख रहा, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तभी उस साये ने धीरे धीरे अपना एक हाथ उठाया, जो बुरी तरह जख्मी और खून से सना हुआ था, और उसे स्टीयरिंग व्हील की तरफ बढ़ाया। यह देखकर मेरी रही सही हिम्मत ने भी जवाब दे दिया। मैं जानता था कि अगर इसने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया तो हमारा अंत निश्चित है। मेरे जहन में सिर्फ एक ही चीज आई, गुरुजी का दिया हुआ वो बस्ता। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और कांपती हुई आवाज में कुणाल से कहा, कुणाल, पीछे पीछे सोने वाली जगह पर मेरा बस्ता रखा है, जल्दी लेकर आ। कुणाल कुछ समझ नहीं पा रहा था, पर मेरी हालत देखकर वो समझ गया कि मामला बहुत गंभीर है। वो बिना कोई सवाल किए तुरंत केबिन के पीछे वाली स्लीपर बर्थ की तरफ बढ़ा। मैं अपनी आंखें बंद नहीं करना चाहता था। मुझे डर था कि अगर मैंने आंखें बंद की तो वो साया मुझ पर हमला कर देगा। मैं उसे लगातार घूरता रहा और वो मुझे। ये एक अजीब और भयानक नजरों का खेल था, जिसमें मेरी जिंदगी दांव पर लगी थी। कुणाल लगभग दौड़ते हुए केबिन के पीछे गया और कुछ ही पलों में वो छोटा सा कपड़े का बस्ता लेकर वापस आया। मेरे गुरुजी ने इस बस्ते को अभिमंत्रित किया था और कहा था कि यह मेरी ढाल बनेगा। आज उस ढाल की सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये लीजिए उस्ताद। कुणाल ने घबराई हुई आवाज में बस्ता मेरी तरफ बढ़ाया। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने किसी तरह उस बस्ते को अपने हाथ में लिया। बस्ते को छूते ही मेरे शरीर में एक हल्की सी सिहरन दौड़ी, जैसे किसी ने ठंडे पानी के छींटे मार दिए हों। मेरी हिम्मत थोड़ी लौटी। वो साया, मेरा वो जख्मी हमशक्ल, अभी भी अपनी जगह पर बैठा था। उसका खूनी हाथ अब स्टीयरिंग व्हील को लगभग छूने ही वाला था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो अपनी जीत के बहुत करीब हो। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने गुरुजी का ध्यान करते हुए मन ही मन में हनुमान जी का नाम जपना शुरू कर दिया। मैंने बस्ते को कसकर अपनी मुट्ठी में भींच लिया। जैसे ही मैंने भगवान का नाम लिया, एक अविश्वसनीय घटना घटी। ट्रक, जो पूरी तरह से बंद था, अचानक जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई भूकंप आ गया हो और हमारा ट्रक उसका केंद्र हो। केबिन के अंदर रखी हुई चीजें, पानी की बोतलें, खाने के डिब्बे, सब नीचे गिरने लगी। कुणाल डर के मारे अपनी सीट से चिपक गया। ये क्या हो रहा है उस्ताद? वो चीखा। मैंने अपनी आंखें नहीं खोली, मैं बस लगातार मंत्र जपता रहा। तभी ट्रक के केबिन की सारी लाइटें, डैशबोर्ड की, छत की, एक साथ जलने बुझने लगी, जैसे किसी हॉरर फिल्म का सीन चल रहा हो। एक पल उजाला होता तो दूसरे ही पल घना अंधेरा। उस उजाले और अंधेरे के बीच मुझे वो साया अब और भी ज्यादा भयानक दिख रहा था। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ गया था। केबिन के अंदर का तापमान अचानक गिरने लगा। गर्म रात में हमें ऐसी ठंड लगने लगी जैसे हम किसी बर्फीले तूफान में फंस गए हों। हमारे मुंह से भाप निकलने लगी। एक तेज सरसराती हुई हवा केबिन के अंदर घूमने लगी, जबकि सारे शीशे और दरवाजे बंद थे। और फिर हमें एक आवाज सुनाई दी, एक औरत के चीखने की, एक बच्चे के रोने की और एक आदमी के दर्द से कराहने की मिलीजुली आवाजें। ये वही आवाजें थीं जो मैंने उस रात सुनी थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। ऐसा लगा जैसे वो प्रेत परिवार फिर से वापस आ गया हो। वो साया अब दर्द से छटपटा रहा था। वो बार बार अपना हाथ स्टीयरिंग की तरफ बढ़ाता, पर जैसे ही उसका हाथ आगे बढ़ता,
मेरे हाथ में रखे बस्ते में से एक तेज नीली रोशनी निकलती और उसका हाथ पीछे हट जाता। वो गुस्से में गुर्रा रहा था। ये सब कुछ मुश्किल से 1 मिनट तक चला होगा, पर हमें ऐसा लगा जैसे सदियां बीत गई हों। और फिर सबसे भयानक चीज हुई। वो साया अपनी सीट से उठा, पर वो दरवाजा खोलकर बाहर नहीं गया। वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगा, जैसे कोई धुआं हो। उसका शरीर पारदर्शी होने लगा और फिर एक जोरदार झटके के साथ वो एक काली परछाई के रूप में ट्रक की धातु की छत को चीरता हुआ बाहर निकल गया। जिस पल वो परछाई ट्रक से बाहर निकली, सब कुछ एक साथ सामान्य हो गया। ट्रक का हिलना बंद हो गया, लाइटें जलना बुझना बंद हो गईं, वो डरावनी आवाजें आनी बंद हो गईं, केबिन के अंदर की ठंड गायब हो गई। सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया। मैं हाँफ रहा था, मेरा पूरा शरीर पसीने में तर था। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। ड्राइवर सीट पर अब मेरे अलावा कोई नहीं था, वो जा चुका था। कुणाल का चेहरा देखने लायक था। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं और वो एक तक छत को घूर रहा था जहां से वो परछाई निकली थी। कुछ देर तक हम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। हम दोनों उस भयानक अनुभव के सदमे में थे। आखिरकार कुणाल की आवाज निकली, उस्ताद, वो क्या था? मेरे पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैंने बस कांपते हुए हाथों से ट्रक की चाबी घुमाई। ईश्वर का शुक्र था कि ट्रक एक ही बार में स्टार्ट हो गया। मैंने बिना एक पल घंवाए ट्रक को गियर में डाला और उसे वापस हाईवे पर दौड़ा दिया। मैं उस जगह से, उस मनहूस जगह से जल्द दूर चले जाना चाहता था। मैंने ट्रक की रफ्तार इतनी बढ़ा दी जितनी मैं बढ़ा सकता था। हम दोनों चुप थे। कुणाल ने हिम्मत करके पूछा, क्या वो सच में आपकी तरह दिख रहा था? मैंने बस हाँ में सिर हिला दिया। मेरी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुणाल ने फिर पूछा, और मुझे क्यों नहीं दिखा? मुझे नहीं पता बेटा, मैंने कहा। शायद वो सिर्फ मेरे लिए आया था। शायद वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था। यह सोचकर ही मेरी रूह कांप गई। अगर आज मेरे पास गुरुजी का दिया हुआ यह बस्ता ना होता तो मेरा क्या होता? हम उस रात लगातार चलते रहे। रुकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हमें डर था कि अगर हम रुके तो वो साया फिर वापस आ जाएगा। सूरज की पहली किरण दिखने तक हम चलते रहे। रोशनी देखकर हमारे दिल को थोड़ी तसल्ली हुई। हमने एक भीड़ भाड़ वाले ढाबे पर जाकर ट्रक रोका। वहां लोगों की चहल पहल देखकर हमें थोड़ा सुकून मिला। हमने चाय पी, पर हमारे हल्का से नीचे नहीं उतर रही थी। हम दोनों इतने डरे हुए थे कि एक दूसरे से नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। मुझे लगा था कि शायद सबसे बुरा वक्त टल गया है। मुझे लगा था कि उस साए से हमारा पीछा छूट गया है। पर मैं कितना गलत था। ये तो बस शुरुआत थी। वो शक्ति इतनी आसानी से हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। असली खौफनाक खेल तो अभी शुरू होना बाकी था। उस ढाबे पर हमने काफी देर गुजारी। दिन के उजाले और लोगों की भीड़ में हमारा डर थोड़ा कम हुआ था, पर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वो रात का मंजर हमारी आंखों के सामने किसी बुरे सपने की तरह बार बार घूम रहा था। कुणाल ने मुझसे हजारों सवाल पूछे। वो कौन था? वो क्या चाहता था? वो फिर तो नहीं आएगा? मेरे पास उसके किसी भी सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं था। मैं बस उसे यही तसल्ली देता रहा कि अब सब ठीक है, भगवान ने हमें बचा लिया। हमने दिन भर सफर करने का फैसला किया और तय किया कि रात होते ही किसी सुरक्षित जगह, किसी होटल या सराय में रुक जाएंगे। हम दोनों में से कोई भी अब रात में सफर करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। दिन का सफर शांति से गुजरा। हम कम बोल रहे थे और ज्यादातर सड़क पर ही ध्यान दे रहे थे। हर सुनसान मोड़ पर या किसी घने पेड़ को देखकर हमारा दिल धड़कने लगता था। शाम होने लगी थी और हम एक छोटे से कस्बे के पास पहुंच गए थे। हमने वहीं एक लॉज में कमरा ले लिया और ट्रक को पास की पार्किंग में खड़ा कर दिया। उस रात हम दोनों एक ही कमरे में सोए, लाइट जलाकर। किसी की भी आंख ठीक से नहीं लगी। हर छोटी सी आहट पर हम दोनों डरकर उठ जाते थे। जैसे तैसे वो रात कटी। अगली सुबह हमने फिर अपना सफर शुरू किया। वडोदरा अब ज्यादा दूर नहीं था। हमें लग रहा था कि शायद हम उस बुरे साए के इलाके से बहुत दूर आ गए हैं और अब वो हमें परेशान नहीं करेगा। हम अपनी मंजिल के जितना करीब पहुंच रहे थे, हमारा आत्मविश्वास उतना ही बढ़ रहा था। शाम तक हम वडोदरा पहुंच गए। वहां माल उतारने में हमें पूरा 1 दिन लग गया। उस 1 दिन और 1 रात में हमारे साथ कोई भी अजीब घटना नहीं घटी। अब हमें पूरा यकीन हो गया था कि खतरा टल चुका है। कुणाल भी अब थोड़ा सामान्य लग रहा था। वडोदरा से हमें मुरादाबाद के लिए दूसरा माल लोड करना था। हमने माल लोड किया और अगले दिन सुबह सुबह मुरादाबाद के लिए वापसी का सफर शुरू कर दिया। वापसी का रास्ता भी लंबा था और हमें फिर से उन्हीं रास्तों से गुजरना था। दिल में एक हल्का सा डर था,
पर हम उसे जाहिर नहीं कर रहे थे। 2 दिन का सफर ठीक ठाक गुजरा। हम दिन में चलते और रात को किसी शहर में रुक जाते। अब हम फिर से राजस्थान की सीमा में थे। वो मनहूस इलाका फिर से शुरू होने वाला था। हमने तय किया कि हम इस हिस्से को दिन के उजाले में ही पार कर लेंगे। हम अपनी योजना के अनुसार चल रहे थे। दोपहर का वक्त था। सड़क पर अच्छी खासी धूप थी और ट्रैफिक भी सामान्य था। हम दोनों अब लगभग निश्चिंत हो चुके थे। तभी मुझे ट्रक के नीचे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, एक खुरचने और घिसटने की आवाज। पहले मैंने सोचा कि शायद कोई पत्थर या टायर का टुकड़ा फंस गया होगा। मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर वो आवाज लगातार आती रही और धीरे धीरे वो और साफ होती गई। अब वो आवाज सिर्फ किसी बेजान चीज के घिसटने जैसी नहीं लग रही थी। उसमें एक भारीपन था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी गीली चीज सड़क पर घिसट रही हो। कुणाल ने भी वो आवाज सुनी। उसने मेरी तरफ देखकर पूछा, उस्ताद, ये कैसी आवाज है? मैंने कहा, पता नहीं, लगता है कुछ फंस गया है नीचे। पर मेरे दिल में एक अनजाना सा डर फिर से सिर उठाने लगा था। वो आवाज बहुत ज्यादा अजीब थी। मैंने ट्रक की रफ्तार थोड़ी धीमी की और कान लगाकर सुनने की कोशिश की। वो आवाज अब और भी डरावनी लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई इंसान, कोई शरीर हमारे ट्रक के नीचे फंसा हुआ हो और सड़क पर घिसट रहा हो। ये ख्याल आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस्ताद, गाड़ी रोक कर देखना पड़ेगा, कुणाल ने कहा। उसकी आवाज में भी घबराहट साफ झलक रही थी। मैं गाड़ी रोकना नहीं चाहता था। मेरे मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था, अगर नीचे सच में कुछ हुआ तो? पर बिना देखे आगे बढ़ना भी खतरनाक हो सकता था। मैंने चारों तरफ देखा। सड़क सुनसान थी। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। हिम्मत करके मैंने ट्रक को सड़क के किनारे रोका। हमने इंजन बंद कर दिया। इंजन बंद होते ही वो घिसटने की आवाज भी बंद हो गई। अब सिर्फ हवा की साए साए की आवाज आ रही थी। हम दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। किसी की भी नीचे उतरकर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या करें उस्ताद? कुणाल ने धीरे से पूछा। देखना तो पड़ेगा बेटा, मैंने अपनी आवाज को मजबूत बनाने की कोशिश करते हुए कहा। तुम यहीं बैठो, मैं देख कर आता हूं। मैंने दरवाजा खोला और नीचे उतरा। मेरे पैर कांप रहे थे। मैंने ट्रक के टायरों के पास जाकर नीचे झुककर देखने की कोशिश की। दिन का वक्त होने के बावजूद ट्रक के नीचे काफी अंधेरा था। मुझे कुछ भी साफ नजर नहीं आया। टॉर्च जलाना कुणाल, मैंने कहा। कुणाल ने डैशबोर्ड से टॉर्च उठाई और उसे जलाकर मुझे पकड़ाया। मैंने टॉर्च की रोशनी ट्रक के नीचे मारी। पहले तो मुझे सिर्फ इंजन और चेसिस के पुर्जे ही दिखे। मैंने रोशनी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और फिर मेरी नजर उस चीज पर पड़ी। मेरी चीख मेरे हल्क में ही फंस कर रह गई। ट्रक के बीचों बीच एक्सेल और चेसिस के बीच में एक इंसान का शरीर फंसा हुआ था। वो एक आदमी की लाश थी जो बुरी तरह क्षत विक्षत थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर जगह जगह से छिल गया था और मांस बाहर निकल आया था। सड़क पर घिसटने की वजह से उसकी पीठ और पैर की हड्डियां तक नजर आ रही थी। उसका चेहरा जमीन की तरफ था, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था। मैं डर और घिन से कांपने लगा। ये लाश हमारे ट्रक के नीचे कहां से आई? हमने तो किसी को टक्कर भी नहीं मारी थी। मैं सदमे में खड़ा उस लाश को देख ही रहा था कि तभी वो लाश हिली। उसने धीरे धीरे अपने हाथ और पैर हिलाने शुरू किए और फिर उसने अपना सिर घुमाया और मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा, हे भगवान, वो चेहरा, वो मेरे हमशक्ल का ही चेहरा था। वही झकमी, खून से लथपथ चेहरा। पर इस बार उसकी हालत और भी ज्यादा भयानक थी। घिसटने की वजह से उसका आधा चेहरा गायब हो चुका था। सिर्फ खोपड़ी की हड्डी और एक आंख नजर आ रही थी। उसने अपनी उस एक आंख से मुझे घूरा और फिर अपना मुंह खोला। उसके मुंह से आवाज नहीं बल्कि एक घुरघुराहट निकली और फिर वो अपने टूटे हुए हाथों के सहारे मेरी तरफ बढ़ने लगा, घिसट घिसट कर। यह मंजर इतना खौफनाक था कि मैं पागल हो जाता। मैं चीखते हुए पीछे हटा और लड़खड़ाकर गिर पड़ा। भागो कुणाल, भगाओ ट्रक को, मैं जमीन पर पड़े पड़े ही चीखा। कुणाल ने खिड़की से जब वो मंजर देखा तो उसकी भी चीख निकल गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे। मैं जल्दी से उठा और बिना कुछ सोचे समझे ड्राइवर सीट की तरफ भागा। मैं ट्रक में बैठा और कुणाल को चिल्लाकर बैठने को कहा। जैसे ही मैं ट्रक स्टार्ट करने लगा, मुझे फिर से वो घिसटने की आवाज सुनाई दी। वो लाश अब ट्रक के नीचे से निकलकर हमारे दरवाजे की तरफ आ रही थी। मैंने कांपते हाथों से ट्रक को स्टार्ट किया और उसे पूरी रफ्तार से आगे भगा दिया। मुझे शीशे में दिखा कि वो लाश सड़क पर पड़ी हमें देख रही थी। हम पागल हो चुके थे। हम समझ चुके थे कि वो साया हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। वो हमें मारकर ही दम लेगा। हमने कोई पाप नहीं किया था, फिर भी हमें यह भयानक सजा क्यों मिल रही थी? यह हमारी समझ से बाहर था।
हमारा सफर अब सफर नहीं बल्कि मौत का खेल बन चुका था और हम उस खेल के असहाय खिलाड़ी थे। उस घिसटती हुई लाश को पीछे छोड़ने के बाद हम दोनों की क्या हालत हुई वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हम जिंदा तो थे पर हमारी आत्मा मर चुकी थी। डर ने हमें अंदर से खोखला कर दिया था। कुणाल तो बस सुन्न होकर बैठा था। वो ना कुछ बोल रहा था न रो रहा था, बस एक तक सामने अंधेरी होती सड़क को देखे जा रहा था। उसकी आंखों में गहरा खौफ था। मैं ट्रक चला रहा था पर मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। मेरा पूरा ध्यान बार बार साइड मिरर और रियर व्यू मिरर पर जा रहा था। मुझे हर पल यही डर लग रहा था कि कहीं वो लाश फिर से ना दिख जाए या वो साया फिर से केबिन में ना आ बैठे। सूरज डूब रहा था। आसमान में नारंगी और लाल रंग फैल गया था, पर हमें वो खूबसूरती नहीं बल्कि खून का रंग दिख रहा था। अंधेरा हमारे डर को और भी बढ़ा रहा था। हमने तय किया था कि हम रात में नहीं रुकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम बस चलते रहेंगे जब तक मुरादाबाद नहीं पहुंच जाते। सोना या रुकना अब मौत को दावत देने जैसा था। रात गहरा गई। हाईवे फिर से सुनसान हो गया। हमारी ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थी, पर हमारे मन का अंधेरा और भी घना होता जा रहा था। हमने ढाबे पर भी रुकना जरूरी नहीं समझा। हमारे पास जो कुछ भी खाने पीने का सामान था, हम उसी से काम चला रहे थे। रात के करीब 1 बजा होगा। मैं लगातार ड्राइविंग करके थक चुका था। मेरी आंखें भारी हो रही थी। मैंने कुणाल से कहा, बेटा थोड़ी देर तुम चला लो, मेरी आंखें लग रही हैं। कुणाल ने बिना कुछ कहे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ इनकार था। वो स्टीयरिंग को छूने से भी डर रहा था। नहीं उस्ताद, मुझसे नहीं होगा, आप ही चलाइए प्लीज। उसकी आवाज में एक बच्चे जैसी बेबसी थी। मैं उसकी हालत समझ सकता था। मैंने अपना मुंह ठंडे पानी से धोया और आंखों को जोर जोर से मला ताकि नींद भाग जाए। मैंने चाय बनाने के लिए अपना छोटा स्टोव निकालने की सोची, पर हिम्मत नहीं हुई। हम दोनों चुपचाप बैठे थे। केबिन में सिर्फ इंजन की घरघराहट की आवाज थी। तभी कुणाल अचानक चीख पड़ा, उस्ताद! मैं बुरी तरह चौंक गया। क्या हुआ? मैंने घबराकर पूछा और जोर से ब्रेक लगा दिया। वो देखिए, शीशे में। उसने कांपती हुई उंगली से अपनी साइड की खिड़की के शीशे की तरफ इशारा किया। मैंने उस तरफ देखा। मुझे कुछ नहीं दिखा, बस बाहर का अंधेरा था। क्या है वहां? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, मैंने कहा। नहीं उस्ताद, अभी वहां आप थे, वो हाँफते हुए बोला। आपका चेहरा बिल्कुल वैसा ही जैसा उस साये का था, जख्मी और खून से भरा हुआ। वो मुझे घूर रहा था। उसकी बात सुनकर मेरे पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वो साया अब अपना रूप बदलकर हमें डरा रहा था। वो हमारे दिमाग के साथ खेल रहा था। मैंने कुणाल को तसल्ली दी। कुणाल, वो तुम्हारा वहम है। हम बहुत डर गए हैं, इसलिए हमें ऐसी चीजें दिख रही हैं। हिम्मत रखो बेटा, हिम्मत रखो। मैंने ट्रक फिर से आगे बढ़ा दिया, पर अब मैं और भी ज्यादा सतर्क हो गया था। अभी हम कुछ ही किलोमीटर आगे बढ़े होंगे कि मुझे अपने साइड मिरर में कुछ अजीब सा लगा। मैंने ध्यान से देखने के लिए अपनी नजरें शीशे पर टिकाईं और जो मैंने देखा उससे मेरी सांस रुक गई। मेरे साइड मिरर में जो पीछे का दृश्य दिखा रहा था, उसमें मुझे कुणाल की सीट का पिछला हिस्सा दिखना चाहिए था, पर वहां कुणाल बैठा हुआ दिख रहा था। और वो कुणाल वो सामान्य कुणाल नहीं था। उसका चेहरा भी बुरी तरह कुचला हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे और खून से सने थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भयानक हादसे का शिकार हो गया हो। उसने अपनी खाली बेजान आंखों से शीशे में मुझे देखा और एक भयानक मुस्कान दी। मैं चीखना चाहता था, पर मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मैंने डर के मारे झटके से अपनी गर्दन घुमाकर कुणाल की तरफ देखा। वो अपनी सीट पर बिल्कुल ठीक ठाक बैठा था, डरा हुआ, सहमा हुआ। उसने मुझे अपनी तरफ घूरते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ उस्ताद? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं समझ गया। जो खेल उस साये ने कुणाल के साथ खेला था, वही अब वो मेरे साथ खेल रहा था। वो हमें एक दूसरे का भयानक रूप दिखाकर हमें पागल कर देना चाहता था। कुछ नहीं, मैं बस इतना ही बोल पाया। पर अब हमारा डर अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। हम दोनों एक दूसरे पर शक करने लगे थे। हम एक दूसरे की तरफ देखने से भी डर रहे थे। क्या पता कब कौन सा चेहरा असली हो और कौन सा उस प्रेत का। हम दोनों पागलों की तरह बस सामने सड़क को देखे जा रहे थे। हमारी आंखों के सामने अजीब अजीब वहम हो रहे थे। कभी मुझे लगता कि सड़क पर कोई औरत सफेद साड़ी में खड़ी है, तो कभी कुणाल को लगता कि कोई बच्चा सड़क पर दौड़ रहा है। हम हर वहम पर जोर से ब्रेक लगाते और फिर हाँफते हुए ट्रक को आगे बढ़ाते। यह सिलसिला करीब 1 घंटे तक चला।
हमारा मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था। मैं ट्रक चला रहा था, मेरी नजरें सामने सड़क पर थीं, पर मेरा दिमाग खाली हो चुका था। तभी मैंने अपनी खिड़की के शीशे में एक परछाई देखी। मैंने डरते डरते अपनी नजरें घुमाई। शीशे के बाहर ट्रक के साथ साथ हवा में एक चेहरा तैर रहा था। ये वही जख्मी, खूनी चेहरा था। वो साया अब ट्रक के बाहर हमारे साथ चल रहा था। उसने अपना मुंह खोला और जोर से चीखा, पर उसकी आवाज शीशे के पार नहीं आ रही थी। मैं बुरी तरह घबरा गया। मेरा पैर अपने आप एक्सीलरेटर पर दब गया। ट्रक की रफ्तार अंधाधुंध बढ़ गई। उस्ताद, धीरे धीरे चलाइए, कुणाल चीखा, पर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं बस उस भयानक चेहरे से दूर भागना चाहता था। कुणाल ने जब बाहर देखा तो उसे भी वो चेहरा दिख गया। अब हम दोनों चीख रहे थे। कुणाल चिल्लाया, उस्ताद, सामने देखिए, सामने। उसकी चीख सुनकर मैंने घबरा कर सामने देखा। सामने से एक और ट्रक तेज रफ्तार में आ रहा था। उसकी हेडलाइट्स सीधी हमारी आंखों में पड़ रही थी। शायद मैं घबराहट में ट्रक को गलत लेन में ले आया था। मेरे पास सोचने समझने का वक्त नहीं था। सामने वाला ड्राइवर लगातार हॉर्न बजा रहा था। मैंने स्टीयरिंग को घुमाने की पूरी कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार, कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। हमारे ट्रक का अगला हिस्सा सामने वाले ट्रक से बुरी तरह टकराया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा सिर जोर से स्टीयरिंग व्हील से टकराया हो। शीशे टूटने की आवाज, धातु के मुड़ने की आवाज और कुणाल की एक दर्द भरी चीख, बस यही आखिरी चीजें थीं जो मुझे याद हैं। उसके बाद मेरी आंखों के सामने घना काला अंधेरा छा गया। जब मेरी आंखें खुलीं तो मेरे कानों में एम्बुलेंस के सायरन की तीखी आवाज और लोगों के चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थीं। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला था। मेरे सिर में एक भयानक दर्द हो रहा था और मेरे मुंह में खून का नमकीन स्वाद महसूस हो रहा था। हर तरफ टूटे हुए शीशे और डीजल की तेज गंध फैली हुई थी। मैं कुछ देर तक समझ ही नहीं पाया कि मैं कहाँ हूं और मेरे साथ क्या हुआ है। फिर धीरे धीरे मुझे याद आया, वो खौफनाक चेहरे, वो चीखें और वो आखिरी टक्कर। मैं अपने ट्रक के केबिन में ही था, जो अब लोहे का एक ढेर बन चुका था। मेरा शरीर ड्राइवर सीट और स्टीयरिंग व्हील के बीच बुरी तरह फंसा हुआ था। मैंने हिम्मत करके अपनी गर्दन घुमाने की कोशिश की। मुझे मामूली चोटें आई थीं, सिर पर एक घाव था और शरीर पर कई जगह खरोंचें थीं। शायद गुरुजी के उस बस्ते ने एक बार फिर मेरी जान बचा ली थी, जो टक्कर के बावजूद मेरे पास ही पड़ा था। तभी मुझे कुणाल का ख्याल आया। कुणाल, कुणाल, मैं घबराई हुई आवाज में चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया। मैंने अपनी नजरें बगल वाली सीट की तरफ घुमाई। वो सीट पूरी तरह पिचक चुकी थी। कुणाल वहां नहीं था। मेरा दिल डूब गया। मुझे लगा कि मैंने उस लड़के को खो दिया। मैं और जोर से चिल्लाने लगा। तभी मुझे केबिन के बाहर से किसी के कराहने की आवाज आई। वो कुणाल की आवाज थी। उस्ताद, मैं यहां हूं। उसकी आवाज दर्द और कमजोरी से भरी हुई थी। कुछ बचाव कर्मी ट्रक के केबिन को काटने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, मेरे साथ जो लड़डच का था वो कहां है? एक आदमी ने मेरी तरफ देखकर कहा, आप शांत रहिए, हम आपको निकाल रहे हैं। आपका साथी भी ठीक है, पर उसका पैर ट्रक के मलबे में बुरी तरह फंस गया है। हम उसे भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यह सुनकर मेरी जान में जान आई। कम से कम वो जिंदा तो था। बड़ी मशक्कत के बाद बचाव दल ने मुझे बाहर निकाला। मुझे स्ट्रेचर पर लिटा दिया गया। मैंने देखा हमारा ट्रक और दूसरा ट्रक दोनों का अगला हिस्सा बुरी तरह बर्बाद हो चुका था। शुक्र था कि दूसरे ट्रक का ड्राइवर सुरक्षित था। उसे भी मामूली चोटें ही आई थीं। मेरी नजरें बस कुणाल को ढूंढ रही थीं। मैंने देखा कि कुछ लोग ट्रक के दूसरी तरफ जमा थे और किसी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। कुणाल दर्द से बुरी तरह चीख रहा था। यह सुनना मेरे लिए असहनीय था। वो सब मेरी वजह से हुआ था। अगर मैं उसे अपने साथ न लाता तो आज वो इस हालत में न होता। काफी देर की कोशिश के बाद उन्होंने कुणाल को भी बाहर निकाल लिया। उसका एक पैर बुरी तरह कुचल गया था और खून बह रहा था। उसे तुरंत दूसरे स्ट्रेचर पर लिटाया गया और हम दोनों को एम्बुलेंस में डालकर नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में मेरा इलाज हुआ। मेरी चोटें ज्यादा गंभीर नहीं थीं, इसलिए कुछ ही घंटों बाद मुझे होश आ गया। होश में आते ही मैंने नर्स से कुणाल के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि उसकी हालत स्थिर है, पर उसके पैर में बहुत गहरी चोट आई है और उसका ऑपरेशन करना पड़ा है। मैं अपने बिस्तर से उठा और लंगड़ाता हुआ कुणाल के कमरे की तरफ गया। वो बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका एक पैर पूरा प्लास्टर में था। उसके चेहरे पर अभी भी वही खौफ था। उसने मुझे देखा,
पर कुछ बोला नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं उसके पास गया और उसके सिर पर हाथ फेरा। सब ठीक हो जाएगा बेटा, मैंने कहा। वो फूट फूट कर रोने लगा। मैं अब कभी ट्रक नहीं चलाऊंगा उस्ताद, कभी नहीं। मुझे अपने गांव वापस जाना है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। जिस लड़के ने बड़े सपनों के साथ यह सफर शुरू किया था, वो अब पूरी तरह से टूट चुका था। उस भयानक साए ने न सिर्फ हमें जिस्मानी चोट दी थी, बल्कि हमारी रूह पर भी एक गहरा जख्म छोड़ दिया था। हमने अपने घर पर फोन करके सारी बात बताई। हमारे घर वाले और गांव के लोग घबराए हुए तुरंत अस्पताल पहुंचे। कुणाल को ठीक होने में लगभग 2 महीने लग गए। उसके पैर की हड्डी जुड़ गई थी, पर वो अब पहले की तरह सामान्य रूप से नहीं चल पाता था। थोड़ा लंगड़ा कर चलता था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद, जैसा उसने कहा था, वो वापस अपने गांव चला गया। उसने ट्रक चलाना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज वो अपने गांव में खेती करता है। वो उस हादसे के बारे में कभी बात नहीं करता, पर मुझे पता है कि वो डरावनी रातें आज भी उसके सपनों में आती होंगी। और मैं भी कुछ महीनों तक ट्रक नहीं चला पाया। मेरा दिल और दिमाग दोनों उस हादसे से उबर नहीं पा रहे थे। पर पेट की आग ऐसी होती है कि इंसान को सब कुछ भुलाकर काम पर लौटना ही पड़ता है। मैंने फिर से ट्रक चलाना शुरू कर दिया, पर अब मैं वो पहले वाला ज्ञान शंकर नहीं था। मैं आज भी लंबे सफर पर जाता हूं, पर कुछ नियम मैंने अपनी जिंदगी के लिए बना लिए हैं। मैं कभी रात में किसी सुनसान सड़क पर सफर नहीं करता। सूरज ढलने से पहले ही किसी सुरक्षित जगह पर रुक जाता हूं। और सबसे बड़ा नियम, मैं कभी किसी अनजान शख्स के लिए अपनी गाड़ी नहीं रोकता, चाहे वो कितना ही मजबूर क्यों ना दिखे। लोग कहते हैं कि वो एक हादसा था जो नींद की झपकी या घबराहट की वजह से हुआ, पर मैं और कुणाल जानते हैं कि सच क्या था। वो कोई साधारण हादसा नहीं था। वो उन बुरी आत्माओं का एक जानलेवा खेल था जिसमें हम मोहरे थे। हम बच गए, ये हमारी किस्मत थी या मेरे गुरु का आशीर्वाद। पर उस सफर ने हमें जो सिखाया, वो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी सुनसान सड़क पर रात में सफर करें, तो बस इतना याद रखिएगा कि सड़कें हमेशा उतनी सीधी नहीं होती जितनी दिखती हैं। उन पर कुछ अनकहे राज और अनदेखी शक्तियां भी सफर करती हैं। और अगर कभी आपका सामना उनसे हो गया, तो शायद आप मेरी तरह अपनी कहानी सुनाने के लिए जिंदा ना बचें। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। बाबू मंडल भाई राउरकेला से, पीहू छावी और जतिन भाई चंडीगढ़ से, लकी राव भाई वाराणसी से, रोहन भाई रामपुर से, सैयद मेहदी भाई सऊदी से, रामू भाई असम से, जीतेंद्र सिसोदिया भाई भगवानपुर से, गणेश भाई नासिक से, बाबू मोनी जी असम गोहपुर से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, पूरन चंद्र बलोत्रा भाई राजस्थान से, आशुतोष त्रिपाठी भाई गोंडा से, इंदुपाल जी छत्तीसगढ़ से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, अलीना, अयान, जफिराह, इम्तेज भाई डबलिन आयरलैंड से, अर्जुन छेत्री भाई असम से, निरुपमा नायक भाई ओडिशा से, जुनैद भाई मालेगांव से, हसन अब्बास भाई इटली से, अशोक भाई नासिक महाराष्ट्र से, अभिषेक तिर्की भाई छत्तीसगढ़ से, रविंद्र भाई आगरा से, वाजिद तबस्सुम भाई लाहौर पाकिस्तान से, तरुणा भाई झारखंड से, बापूनू भाई ओडिशा से, अंकु भाई बलिया से, गणेश पाठक भाई सूरत से, राम भाई मध्य प्रदेश से, वंदना यादव जी जबलपुर से, लता सिंह जी कर्नाटक से, मेहरुख भाई लाहौर पाकिस्तान से, अनुराग कश्यप भाई दुबई से, नरेंद्र मानकर भाई सौसर से, मीना गुरुंग जी काठमांडू नेपाल से, रशभ और राकेश भाई पंजाब से, विक्की भाई मौर्या ट्यूश से, शनि भाई बस्ती से, मोहन भाई झारखंड से, हामिदुल्लाह भाई इस्लामाबाद पाकिस्तान से, दिनेश कुंभार भाई महाराष्ट्र से, अक्षय राजभर भाई चौरा से, टटूंग भाई ईटानगर से, सफदर अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, लकी भाई इटली से, इकबाल भाई जर्मनी से, अशोक कुमार भाई उदयपुर राजस्थान से, असद वसीम भाई पाकिस्तान से, सन्नी नायक भाई झारखंड से, यूएस हर्ष तिवारी भाई लाहौरी सिरसा प्रयागराज से, अविनाश सिंह भाई फरीदाबाद से, भूपेन भाई असम गुवाहाटी से, अनुजी मुंबई से, पूनम धानक जी गुजरात राजकोट से, जसबीर भाई समाना पंजाब से, मजीद भाई मालदीव से, कृष्णा गुरप्रीत भारद्वाज भाई दिल्ली से, जस्टिन राजा भाई असम से, शाहिद भाई मुंबई से, देबू कुमार भाई जमशेदपुर झारखंड से, रियाज शाहजमाल भाई अलीगढ़ से, हाफिजा भाई जूनागढ़ से, उस्मान अली भाई पाकिस्तान से, सुखदेव भाई फरीदाबाद से, ऊषा शाह जी सिलीगुड़ी से, कुलविंदर कौर भाई लुधियाना पंजाब से,
साबिर भाई सीतामढ़ी से, भास्कर भाई दुबई से, अमन सिंह भाई इंग्लैंड से, अवनीत, जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, सूरज सूजले भाई महाराष्ट्र से, मुन्ना भाई म्यांमार से, दिवाकर मोहर भाई कुलेश्वर से, साहिल खान भाई नागपुर महाराष्ट्र से, गुरफान खान भाई उत्तर प्रदेश से, ख्वाजा पुनीत भाई रायचूर से, रजत और रितिका जी शिमला से, सूर्या भाई हरियाणा से, अरुण पासवान भाई बिहार से, रिक्की भाई दार्जिलिंग से, फैजान भाई दिल्ली से, अरुण कुमार भाई अयोध्या से, अंसार खान भाई मेवात से, राम बाबू भाई बिलासपुर से, दीप ढीलों भाई चंडीगढ़ से, मनोज भाई इंडिया से, अमोल भाई विरार से, पंकज भाई दृष्टि और बैसा देवी जी दिल्ली से, अजय भारद्वाज भाई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, अयान नविद भाई इंद्रान शेरा वाले गेट से, प्रवीण पांडे भाई मध्य प्रदेश से, इरफान भाई झारखंड से, कमल भाई म्यांमार से, मिराज भाई जयपुर से, दीपक भोयर भाई अर्जुनाली गांव से, प्रियांशी जी सूरत से, पवन भाटी भाई बुलंदशहर से, सुरजीत मोगा भाई पंजाब से, जीवन तमांग भाई काठमांडू नेपाल से, ललित चंद्र भाई हुडिया भिवंडी महाराष्ट्र से, सनम खान जी कराची पाकिस्तान से, अजय कोरी भाई प्रतापगढ़ से, ज्योतिर्मोई देव बार्मा जी त्रिपुरा से, नितिन वर्मा भाई उत्तम नगर दिल्ली से, राम रूपन देई भाई नेपाल से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।